आचार्य महोदय, पूरा पीछे तक आवाज आ रही है आपको? सर्वप्रथम मैं कॉलेज को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आगे का मौका दिया, और मुख्य रूप से मैं NSS कोऑर्डिनेटर्स और जितने लोग उनको विशेष धन्यवाद बुलाया। 1 वर्ष का हम लोग का संबंध है। पिछले सावन के समय में हम लोग ने कैंप लगाया था, पशुपति रोड के जितने शंकर जी के मंदिर हैं सभी पे ब्लड प्रेशर हृदय रोग की जांच कराई। उसमें आपका कॉलेज बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, और NSS विद्यार्थी वॉलंटियर के रूप में आप 2-3 कैंप हमारे साथ गए। कॉलेज में इंजीनियर आए थे, लेकिन आज पहली बार आए हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक बात और बताना चाहेंगे कि महाराज काशी जिले से हम लोग का बड़ा पुराना संबंध रहा है। हमारे पितामह ग्रैंडफादर राज्य वैद्य के रामनगर आदित्य नारायण जी नारायण जी राजा थे, वो राज्य वैद्य। इसलिए हमको हमेशा जब भी मौका लगता है अनाथ स्टेट से कोई भी कार्यक्रम करने का, मैं बड़ा अपने को सौभाग्य नहीं समझता हूँ। यार उस दर्दुस्त हम लोग महाराज से जुड़े हुए, उसी भावना के साथ आज भी यहाँ पे। देखिए, ये 10वां आर्यन दिवस मनाया जा रहा है। पहले ये धनतेरस के दिन मनाया जाता था, लेकिन शुरू हुआ अपने मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को जनमानस तक पहुँचाने के लिए आयुर्वेद दिवस मनाया जाए। तो धनतेरस के दिन तमाम पूजा पाठ होता है, वो अपने घरों में पूजा करते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। अब उन्होंने 23 तारीख को चिन्हित कर दिया, अब आगे भी यही चलेगा। और आज से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि दिन और रात दोनों समय एक ही है। अब इससे देखिए, एक बात हम कहेंगे कि स्वास्थ्य है क्या? बैलेंस ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम, यही स्वास्थ्य। आज आयुर्वेद दिवस है तो हम लोग आयुर्वेद के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और बेसिकली हम बायोकेमिस्ट हैं, PhD है बायोकेमिस्ट्री में, और आयुर्वेद में हमने 43 साल शोध किया है और शिक्षा एक्सचेंज किया है। तो कुछ हमने आयुर्वेद सीखा है, लेकिन मेरा उद्देश्य था, जो हम कई बार विदेश भी गए, कि वैज्ञानिक रूप से आयुर्वेद के सिद्धांतों को युवाओं को बताया जाए। यही हमको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर विज्ञान रहेगा, और विज्ञान 2+2=4 होता है, 2+2 5 नहीं होगा, यही विज्ञान है। साइंस विच इज रिप्रोड्यूसिबल डेटा इज कॉल्ड साइंस। तो आयुर्वेद में बहुत से फिलोसॉफिकल थिंग्स हैं, उसको लड़के नहीं मानते, आज का समाज नहीं मानते, विदेश नहीं मानता है, विदेशी लोग नहीं मानते, तो वो कहते हैं कि फिलॉसफी है। लेकिन हम लोग का उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद को वैज्ञानिक रूप में कैसे विश्व स्तर पर ले आए। माननीय मोदी जी का बहुत ही इस पर जोर रहा कि वैज्ञानिक एंगल ऑफ आयुर्वेद इसी को पूरे विश्व में ले आया। तो कैसे आएगा? विज्ञान रिसर्च से आएगा, शोध से आएगा। तो वही हम डॉक्टर साहब से कह रहे थे कि जो शोध है, रिसर्च जो है, ये हर कॉलेज में इनबिल्ट है। हर अध्यापक रोज नई चीजें सोचता है, आप उनको पढ़ाता है। जो नवीनता है ना लाइफ में, वही पठन पाठन का बेहतर है। अब आज आयुर्वेद दिवस में हम 3 आयामों में चर्चा कर रहे हैं। पहले तो आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? हाउ आयुर्वेदा इज डिफरेंट देन एलोपैथी, एंड व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स विच वी शुड नो एंड वी शुड फॉलो। क्या हमें करना है? तो पहले आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण।
आदर्श विकास का संबंध। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वस्थ आदमी समाज में है वो स्वस्थ बना है। इसी को वेलनेस कहते हैं। वेलनेस क्या है? आप स्वस्थ बनेंगे। और आदर्श मतलब जो रोगी है उसकी चिकित्सा। अब आप देखिए समाज में 10% लोग खाली रोगी हैं, 90% लोग स्वस्थ हैं, कभी अस्पताल नहीं जाते। अस्पताल में कौन जाए? जो रोगी होगा। तो अब 90% समाज में कैसे आदमी का स्वास्थ्य बना रहे, ये दायित्व आयुर्वेद है। तो सामाजिक दायित्व बहुत बड़ा है। मॉडर्न में ये बहुत कम है। मॉडर्न में वो चिकित्सा करते हैं। आप रोगी है, अस्पताल में गए, हमने आपको ठीक कर दिया। लेकिन जो ठीक है, अपने को स्वस्थ समझ रहा है, उसको स्वस्थ कैसे बनाए रखें, ये इम्पोर्टेंट। यही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए आयुर्वेद को लोग कहते हैं ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है, लेकिन हमको लगता है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन है। इसीलिए जो चाइना में है, जो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, वो बहुत आगे बढ़ गया है। और इंडिया में आयुर्वेद उतना आगे नहीं बढ़ पाया। कारण क्या है कि वहाँ ने उन्होंने पहले ओपीडी में जाइए अस्पताल में, तो पहले आयुर्वेद चाइनीज मेडिसिन का डॉक्टर बैठा था। जब वो नहीं ठीक कर पाता तब वो एलोपैथिक हो गया। यहाँ पे क्या है कि पहले आदमी जाता है एलोपैथी, नहीं ठीक होता तब आयुर्वेद में आता, तब तो बहुत लेट हो गया। कारण क्या है? कारण इसका ये है कि हमारे यहाँ ये कहा कि आहारम महाभूत, आहार ही जो है औषधि। अच्छा, खाना तो अभी रोज खाता है, तो क्या खाएं क्या न खाएं, ये इसका अगर ज्ञान हो जाए, कॉलेज लेवल से ही हो जाए, स्कूल लेवल से ही हो जाए, तो आदमी कितना ठीक हो जाए, रोग ही नहीं होगा। तो फिर क्यों आदमी जाएगा अस्पताल में? ये इम्पोर्टेंट बात है कि उसको हम लोगों को मैनेज करना है कि हम उसमें आहार को चिकित्सा के रूप में कैसे लें। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमारे कल्चर में आयुर्वेद है। आपकी ग्रैंड मदर है, उनको सब पता है व्रत हमारे यहाँ कितना इम्पोर्टेंट था। उपवास, आज नोबेल प्राइज मिला 2016 में ऑटोफेजी में। उपवास करने से आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। ये नोबेल प्राइज लोगों को मिला, जापानीज को मिला। इसके पहले 2015 में एक नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा कि एक्सट्रैक्ट जो टोटल काढ़ा है दैट इज मोर इफेक्टिव देन द प्योर कंपाउंड। अब आपको थोड़ा सा अनुभव बताते हैं कि एलोपैथी कहाँ से आई। पहले जमाने में लोग काढ़ा पीते थे, तो वैज्ञानिकों ने ये देखा कि उस काढ़े में कौन सा अवयव है जो मुख्य है। उन्होंने मुख्य अवयव को निकाल लिया और उसका सिंथेसिस कर दिया, फैक्ट्री में उसको बना दिया। अब एलोपैथी हो गई। जितने एलोपैथी दवाई आप लेते हैं 90% दवाइयाँ प्लांट से मिलती हैं, और प्लांट हजारों साल से हमारे लोग पूर्वज लोग यूज कर रहे हैं। तो एलोपैथी क्या हुआ कि वो नेचर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए उसका इफेक्ट भी जाते हैं और साइड इफेक्ट भी जाते हैं। और आयुर्वेद में क्या है कि पूरा काढ़ा पीना है, पूरा काढ़ा पीना है, तो उसमें सैकड़ों कंपाउंड हैं जो आपके पेट में जा रहे हैं। जैसे आपने चाय पिया है, और चाय में जितने फाइटोकेमिकल्स है सब आपके शरीर में, तो सबका कुछ कुछ इफेक्ट था, सबका कुछ कुछ गुण था, तो आपने पूरे का लाभ लिया। अब अगर उसका एक कंपाउंड निकाल दें तो वो कंपाउंड जो होगा वो एक ही जगह काम करेगा। एक ताला है तो एक चाबी होगी, जब कई ताले हैं शरीर में तो कई चाबियां लगानी होगी। इसीलिए लोगों को 2015 में तो चाइनीज लेडी को मिला, उसने कहा कि एक दवा है मलेरिया के लिए, रेजिस्टेंट मलेरिया हो जाता है, तो पौधे का नाम है आर्टिफिशिया एनिमा। और उसने देखा कि जो रेजिस्टेंट मलेरिया है, जो आर्टिफिशियल एक कंपाउंड था, उससे नहीं ठीक हो रहा। जब उसने काढ़ा पिलाया तो रेजिस्टेंट मलेरिया ठीक हो गया। तब उसने उसमें खोजा कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जो रेजिस्टेंट मलेरिया को मार रहे हैं। एक नया शोध हुआ, लेकिन एक बात समझ में आई कि जो टोटल है वो बहुत इफेक्टिव है इन कंपेरिजन टू प्योर। लेकिन उसमें निगेटिव पार्ट ये है कि आप जैसे एक कप चाय पीए हैं तो 1 मिलीग्राम कंपाउंड है, टिकिया खाएंगे
तो 50 मिलीग्राम खा लेंगे, इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, साइड इफेक्ट भी ज़्यादा। इसीलिए एलोपैथी का साइड इफेक्ट ज़्यादा है क्योंकि उसकी पोटेंसी ज़्यादा है। तो पोटेंसी के चक्कर में हम लोग साइड इफेक्ट क्यों ले आए, ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर देखिए हमारे ग्रैंडफादर सब लोग उपवास बहुत करते थे, एकादशी का व्रत है, मंगल का व्रत है, हर व्रत का अलग अलग नियम है। जैसे एकादशी में चावल नहीं खाएंगे, मंगल का एक टाइम खाना खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, सब जो रोका था। आजकल नवरात्र चल रहा है, इसमें सिंघाड़ा को खाना है, रोटी को खाना है, क्यों खाना है? तो वो लोग जानते नहीं थे लेकिन इसको फॉलो करते स्वस्थ रहने के लिए। अब हमको जान गए हैं। आप देखिए व्रत में जितना हम लोग सिंघाड़ा नमक खाते हैं, रोज सिंघाड़ा नमक खाने का नियम नहीं है, लेकिन व्रत में खाने का क्या होता है, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन, नमक जो होता है NaCl होता है और पोटेशियम आयन KCl होता है। लेकिन शरीर जो है हर कोशिका सोडियम को निकालती है और पोटेशियम को अंदर ले, सोडियम पोटेशियम कम है। तो हमारा क्या होता है कि इन लोगों को पता था कि सेठा नमक खाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है। अब महीना में अगर 2 दिन व्रत हो जाए तो अब 2 दिन आप सेठा नमक खाए, अन्न कम खाए, आपका स्वास्थ्य ठीक है। देखिए निर्जला व्रत है लेडीज के लिए, निर्जला व्रत का क्या महत्व है? अभी देखिए छठ आएगा, 2-3 दिन का व्रत है, कितना कठिन व्रत है। गणेश चौथ हम लोग क्या होता है, कठिन होता है, करवा चौथ होता है। कारण ये है कि वाटर जो है, शरीर आपका पंचमहाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इनको बैलेंस करना है। जो बैलेंस करने के लिए आपको उपवास करना है, उस चीजों को खाना है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन भाषा अलग अलग होगी। तो हमारे जो कल्चर थे, संस्कार जो हमारे थे, वो बहुत ही वैज्ञानिक थे। उसको हम लोग जाने नहीं और उसको हम लोगों को वैज्ञानिक रूप से बताया नहीं, लेकिन अब बता रहे हैं। अब आज के युवा लोग जो हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट बताना है कि व्रत का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर जो है यदि पिंडे तब ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है, जो मैक्रोकॉस्मॉस है, आपके चारों तरफ जो पर्यावरण है और आपके शरीर में जो है पंचमहाभूत, दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अगर आप अपने पर्यावरण के हिसाब से नहीं रहेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। जैसे अभी मान लीजिए गर्मी का समय है, खूब पसीना हो रहा है, पसीना हो रहा है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट रिच पेय आपको पीना है, नहीं पिएंगे कटा जाएगा। अभी विंटर आ जाएगा तो विंटर में आपको गर्म मसाला सामान खाना, अब गर्मी में मसाला युक्त खा लेंगे डायबिटीज हो जाएगा। ये जो है तो आयुर्वेद ने क्या कहा, स्वस्थ ऋतु एक चक्कर है, ऋतुचर्या और दिनचर्या दोनों को हम प्रकाश कर लेंगे। दिनचर्या है, देखिए 24 घंटा होता है, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, इसमें 4-4 घंटे के एक साइकिल है। वात पित्त और वात पित्त का किससे बना है, पंचमहाभूत से बना है। पंचमहाभूत कहाँ से आया है, मैक्रोकॉस्मॉस से। जहाँ आप रह रहे हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं आपके शरीर के एलिमेंट्स को प्रभावित करते हैं, उसी से वात पित्त का बना। और इनबैलेंस और वात पित्त का बना तो हमने कहा कि सबको बैलेंस करना यही स्वास्थ्य का मेन उद्देश्य है। और ये कैसे ठीक होगा, खान पान से। इसलिए मैंने कहा कि आहार में औषधि का तंत्र है। अगर आप आहार ठीक रखेंगे, इसके बारे में एक बात बताते हैं कि वात पित्त का साइकिल कैसे, रात के भोर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक, भोर के 6 बजे तक वात की साइकिल। इसी में ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या कहते हैं कि सनराइज से 1 घंटा पहले आपको उठना है। क्यों उठना है, उसमें जो ब्रेन की जो वेव्स होती हैं, 5 तरह की वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, थीटा। बीटा वेव जो है वो बहुत एक्टिव है। जब आप इसमें आपको है सबके बीटा वेव्स चल रहे हैं, जितना आप में एंजाइटी होगा उतना बीटा वेव ज्यादा होगा, और वो भी एक रोग का कारण। आप सोते हैं जब तो डेल्टा वेव में आते हैं। इसलिए कहा गया कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ। आप आहार बता दिया, निद्रा
निद्रा 7-8 घंटा सोना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो वेद है, डेल्टा वेद, उसी से ब्रेन रिपेयर करता है। देखिए सब सेल डिवाइड होता है, न्यूरॉन्स में डिवाइड होते हैं। न्यूरॉन जो पैदा हुए जीवन भर वही रहेंगे, उसकी रक्षा करनी है आपको। जिसका न्यूरॉन अगर कमजोर होने लगा, बुढ़ापे में कमजोर होगा, उसकी रक्षा करें। वो कैसे ठीक होगा? आहार से, मेडिटेशन से। जो सोते हैं हम लोग तो वी आर रिपेयरिंग आवर नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम को मेंटेन करना। इसीलिए आजकल नया कॉन्सेप्ट आया बॉडी माइंड बैलेंस। ये नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ कब था? अब देखिए योग में यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, 8 स्टेप है अष्टांग योग। तो प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि ये सब आपके ब्रेन के लिए, ब्रेन के पे बहुत फोकस किया है आपके कल्चर में, आपके आयुर्वेद में, सब। तो वो जानते थे कि ब्रेन की जो सेल्स हैं ब्रेन पर खराब हो जाएंगे तो ठीक नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात था कि साइकिल बता रहे थे, वात साइकिल होती है तो 6 से 10 ये कफ, और 10 से 2 दोपहर में, अभी जैसे लोग 2 बजे है, 1:30 बजे, ये कितनी साइकिल। तो कब कसरत करना है और कब खाना खाना है, ये आपको साइकिल के हिसाब से करना है। अब जैसे आप देखिए कि 6 बजे तक वहाँ की साइकिल है, और अगर आप कसरत हम लोग को है 6 बजे के बाद, उसमें स्वाध्याय का नियम था, मूड को उठ के स्वाध्याय करना। अब 6 से 10 है उसमें कसरत करना है। 6 बजे 7 बजे आके लोग खड़ा करने जाते हैं, जिम जाते हैं, क्योंकि उसमें कफ रहता है। अगर उसमें आप ब्रेकफास्ट कर लिए, खाना खा लिए, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। खाने के समय लिखा है 10 बजे से लेकर 2 बजे, उसमें पित्त की साइकिल होती है। तो आपको उस समय भोजन करना है जिसकी पाचन शक्ति आपकी होती है। दिस इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। इसे भी नोबेल प्राइज दिया 2012 में। सर्केडियन रिदम इज गवर्न्ड बाय सनराइज एंड सनसेट। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक साइकिल आपकी गवर्न होती है, हार्मोन्स चलते हैं, उसी से आपकी नींद खुलती है, उसी से आपको स्ट्रेस होता है, उसी से आपकी बॉडी चलती है। लेकिन उसका बैलेंस बनाया है। तो आहार हो गया, निद्रा हो गई, और ब्रह्मचर्य क्या है? जैसे योग कहते हैं यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। चित्त निरोध की योग मतलब आप जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसको आप कंट्रोल करें, कोड ऑफ कंडक्ट, तो वही ब्रह्मचर्य। हर सेंसरी ऑर्गन्स जो है उसका एक सब्जेक्ट है। आँख का सब्जेक्ट है, कान का सब्जेक्ट है, नाक का सब्जेक्ट है। अति सरल तो है उसको रोकना है। अगर रोकेंगे आप तभी आप अंतर्मुखी होंगे। वही उसी को मेडिटेशन कहा, योग हमारे आहार निद्रा ब्रह्मचर्य कहा। निद्रा और ब्रह्मचर्य, कोड ऑफ कंडक्ट और स्लीप, दोनों को जोड़ दिया तो वो लोग प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि उसी में आ गए। तो योगा अष्टांग योगा था, हम लोग का अष्टांग आयुर्वेद था। तो आयुर्वेद और योगा के सिद्धांत आपको स्वस्थ रखने के लिए, जो 90% समाज है वो अगर इसको फॉलो कर ले तो स्वस्थ रहेगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, रात में जैसे बात का बताया दिन का, अब 2 बजे से लेकर 6 बजे तक फिर बात की साइकिल है, और 6 से 10 कब की साइकिल है, और रात में 10 बजे से भोर के 2 बजे तक फिर आपकी साइकिल आ गई। अब देखिए आजकल क्या हो रहा है कि लोग रात में खाना मंगा के खा ले रहे हैं, रात भर आप पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने में क्या हो रहा है कि जोमेटो आ गया आजकल, फोन करिए खाना 10 मिनट पहुंचा दे रहे हैं। देखिए लिवर जो है मास्टर ब्रेन है। लिवर का काम 2 है, एक तो आपका पाचन, दूसरा शरीर की सफाई। अब आपको मान लीजिए क्लास में यहाँ आना है, आपको कोई दूसरा काम दे दिया तो क्लास छूट जाएगा। तो इसी तरह से जो लिवर है रात में सफाई करे 10 से 2, वो जो पित्त है रात की सफाई करे, और दिन में जो पित्त है पाचन है। तो दिन में तो खाना है 10 से 2, रात में नहीं खाना। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। शरीर में कितने गंदी चीजें इकट्ठा हो गई है दिन भर में, उसको निकाले।
इसलिए हमने कहा कि जो सर्केडियन रिदम है, डे एंड नाइट की साइकिल है, उसके हिसाब से आपको खाना खाना है, उसके हिसाब से व्यवहार करें। अब सब लोग युवा लोग हैं, कसरत की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि जिम में जाना चाहिए या कसरत करिए। कितना कसरत करिए? अपनी शक्ति के अनुसार कसरत। अभी नहीं कि दूसरे को देख के आपने लगे बहुत ज़्यादा कसरत, तबियत खराब हो जाएगी। लिखा है कि जितनी शक्ति हो आपके शरीर में उतना ही कसरत। अब जैसे हम लोग क्या हुआ, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। एज के हिसाब से 100 वर्ष की आयु है, तो आपके हर एज में आपका जो बॉडी डिग्रेड कर रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कम हो रहा है, उसी हिसाब से कसरत। कहा गया है कि जब माथे पे पसीना आए या कान में पसीना आए, समझिए कि आपकी शक्ति हो, आपको कसरत बंद कर देना है। कितना सिंपल लिखा है आगे, मतलब कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था, लेकिन ये आपकी बॉडी तो साइंस है। आपको बता रही है कि माथे में पसीना आ गया, यही तुम्हारी लिमिट है, इससे ज़्यादा कसरत नहीं। कसरत का समय बता दिया, कसरत का लिमिट बता दिया। अब कौन सी कसरत करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोदी जी ने एक बार बोला कि जिसको लॉन्ग जंप करना है उसको उस मसल को बढ़ाना है, जिसको क्रिकेट खेलना है उसको मसल को बढ़ाना है। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर मसल, तब जाके आप उन सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है आयुर्वेद में, जो कि आप शेयर करना चाहेंगे कि आहार औषधि तो हो गया, लेकिन आहार से सब काम नहीं हो पा रहा है, तो कुछ सप्लीमेंट खाना। जैसे दाल प्रोटीन का स्रोत है, उसमें घी डालना है। कुछ आहार विरुद्ध आहार है, क्या चीज किसके साथ खाएं, किसके साथ न खाएं, क्या चीज कब खाएं कब न खाएं, किस उम्र में खाएं किस उम्र में न खाएं, सब 18 फैक्टर्स बताएं जिसको विरुद्ध आहार है। जैसे केला और दूध को मना किया, मछली और दूध को मना किया। इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन है कुछ को मना किया और कुछ को कहा अच्छा ये किस आधार पर, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। हर खाने में 6 रस है, मधुर, अम्ल, लवण और पूरा उसके पीछे ये लिखा है कौन सा फ्रूट, कौन सा मसाला, कौन सी सब्जी मधुर है, कौन सी कटु है, उसके हिसाब से आपको खाना है। अगर इसका ज्ञान हम लोग हो जाए, हम लोग ये छोटा सा एक रिजल्ट बना के डाइट का बच्चों में बांटा जाए, तो वो बच्चे थोड़ा थोड़ा फॉलो करना शुरू करेंगे, अपने भी करेंगे, अपने घर में भी जाएंगे, माता पिता को देंगे। एक मैसेज जो आज का है उनके दिवस का घर घर तक पहुँच जाएगा। आहार बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आहार में ये इंपॉर्टेंट है कंपैटिबल डाइट एंड इनकम्पैटिबल डाइट। जो साथ में है वो आपको खाना है, जो असाथ में है वो नहीं खाना। इसीलिए पथ्य और अपथ्य दोनों वर्ड हमारे यहाँ आया है। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको कमी पड़ रही है किसी चीज की, तो उसको सप्लीमेंट करेंगे। सप्लीमेंट कैसे? मान लीजिए किसी का पाचन ठीक नहीं, पाचन कैसे ठीक होगा? किसी को गैस बन रही है, खाना खाने के बाद गैस बन रहा है, कैसे ठीक होगा? मसालों का बढ़ाना, धनिया, जीरा, सौंफ, ये एंटी गैस्ट्रिक, लौंग, सौंफ में इलायची और सौंफ, ये भी पाचन को बनाता है। इसलिए देखिए खाने के बाद वो सौंफ खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका वर्णन किया है। हर मसाले का एक औषधि गुण है और आपको उसी हिसाब से खाना है। अति सरल वर्जन तेज पत्ता जैसे है। अब कितने लोगों के घर में डायबिटीज होगा, अब इसका कथन क्या है, 5 ग्राम तेज पत्ता अगर पाउडर के रूप में आप खा लें तो आपका ब्लड ग्लूकोज जो बढ़ रहा है खाने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ब्लड शुगर कम हो गया तो जो दवाई खा रहे हैं उसकी मात्रा भी घट जाएगी, क्योंकि बहुत लोग बहुत दवाई खा रहे हैं तभी शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो लाइफ स्टाइल में बदलाव हो रहा है। जैसे गैस का बताया कि धनिया, सौंफ, जीरा, इसका पाउडर अगर आप एक चम्मच खा लें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है पेट खराब होने का दो कारण है, एक तो कॉन्स्टिपेशन
लेमैन के लिए यही आपको ध्यान रखना है कि पाचन ठीक है कि नहीं और ब्लड ठीक है। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी खुद आपको बता रही है कि आप रोग, और इसी के लिए आपको लाइफ स्टाइल बदलना है। और लाइफ स्टाइल से नहीं ठीक होगा तो कुछ मसालों